Hello and welcome to Rumal's Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 27 September 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link for the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. So the first article is about the 77th UN General Assembly. Now, the 77th UN General Assembly, it took place recently in New York में हुआ था. तो यहीं पे जो भी members होते हैं UN का, तो वो part लेते हैं in this particular assembly. And India also being a member of the UN, it took part in the General Assembly. And India was represented by our Foreign Minister, जो हम कहते हैं our External Affairs Minister, that is S. Jaishankar. ठीक है? तो he finally concluded a 1-week visit to the United Nations, which was held at New York recently. तो उन्होंने यहाँ पे कमेंट बताया है कि इट इज टू प्रीमैच्योर टू कमेंट ऑन इंडिया गेटिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वीटो. अब देखिए जो यूएनएससी है, यूएनएससी का जो P5 दैट इज जो परमानेंट मेंबर्स है द 5 कंट्रीज, उनके पास एक वीटो पावर है. ठीक है? तो हिज सेइंग कि इट इज क्वाइट प्रीमैच्योर टू कमेंट एनीथिंग अबाउट इंडिया गेटिंग द यूएनएससी वीटो. ठीक है? सो दिस टॉपिक मे बी इंपॉर्टेंट फॉर आवर जीएसपी रिपोर्ट इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू. एंड ऐसे सारे जो बॉडीज होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इंटरनेशनल, तो यहाँ से प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन मिल सकता है. सो दिस आर्टिकल has been taken from the Hindu. So let's see at the current context क्या है इसमें. अब देखिए इस बार जो है it is the 77th General Assembly which is going on at the UN headquarters in New York. ठीक है? तो न्यूयॉर्क में पाया जाता है द यूएन हेडक्वार्टर्स. तो दिस यूएनजीए जो है इट वाज फॉर्म्ड इन 1945. ठीक है? द सेम ईयर एज द यूएन वाज फॉर्म्ड. सो इट इज हेडक्वार्टर्ड एट न्यूयॉर्क इन यूएसए. सो 2022 में दैट इज इन द करंट ईयर में इसका 77 इयर्स ऑफ कंप्लीशन भी है. एंड इट ऑल्सो मार्क्स द 77th सेशन ऑफ द जनरल असेंबली. तो साल में क्या होता है, एक बार होती है ये असेंबली. एंड इस ईयर का जो असेंबली है इट टुक प्लेस रिसेंटली. ठीक है? तो इस बार की जो थीम है इट इज अ वाटरशेड मूवमेंट दैट इज ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस. नाउ ये जो थीम है, अब वाटरशेड इसीलिए कहा गया है बिकॉज क्योंकि ये जो ऑनगोइंग जो रशिया यूक्रेन का जो वार है, ठीक है, जो ये ऑनगोइंग, मैंने आपको कल भी यहाँ पे बताया था अबाउट दी रशिया यूक्रेन वार के बारे में. सो दिस रशिया यूक्रेन वार हैज एक्चुअली, आपने अब कह सकते हैं कि यूएन के जो यूटिलिटी है या यूएन का जो एफिशिएंसी है, यूएन का जो इंटेंशंस है, तो इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस रेज किए हैं. ठीक है? तो रशिया बीइंग अ P5 कंट्री ऑफ द यूएनएससी, आपको पता होगा कि रशिया इज वन ऑफ द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी. एंड द वार यहाँ पे जो है इट इज ऑलमोस्ट रनिंग फॉर अबाउट 6 months नाउ. So such events have actually revealed the hollow structure of the UN, which is actually a failure of the UN. तो जो human rights है, तो human rights का भी violation हुए हैं in this particular war. ठीक है? But UN has failed completely in preventing such war. Hence watershed movement कहा गया है इसे. ठीक है? तो ये जो watershed movement है इसीलिए कहा गया है because this particular year जो है, now this particular year would mark actually a period which is watershed इसीलिए क्योंकि इसका जो period आगे है, now this would be before the Russia-Ukraine war और अभी के बाद जो पीरियड होगा, now this would be after the रशिया यूक्रेन वॉर बेसिकली. ठीक है? सो इन दिस केस इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दैट इज मिस्टर एस जयशंकर ने. ठीक है? अब देखते हैं कि एस जयशंकर ने यहाँ पे क्या क्या चीजें बताया है. लेट्स लुक एट द इंडिया स्टैंड ऑन द यूएनएससी. ठीक है? तो पहला चीज जो है यहाँ पे बताया गया है अबाउट द इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के बारे में. ठीक है? इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी. अब देखिए अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, इट इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी प्लस आंसरेबिलिटी. तो इन सिंपल टर्म्स, तो ये देखिए यूएनएससी जो है इसका काम है टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी. एंड इफ इट इज नॉट बीइंग एबल टू डू सो, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल. दैट इज दे वुड नॉट, आप कह सकते हो कि उनको बस यहां पर रेस्पॉन्सिबल नहीं बताया जाएगा, दे वुड ऑल्सो बी आंसरेबल फॉर बीइंग अ फेलियर. ठीक है? तो इनडायरेक्टली यहां पे एस जयशंकर वाज रेफरिंग टू द फेलियर ऑफ द काउंसिल इन प्रिवेंटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स. ठीक है? तो इस वार के दौरान जितना भी ह्यूमन वायोलेशन हुआ, ह्यूमन राइट्स का जो वायोलेशंस हुआ है, तो ये वायोलेशंस को यहां पे प्रिवेंट नहीं कर पाया, प्रोटेक्ट नहीं कर पाया. तो इसी फेलियर का यहां पे रेफरेंस दे रहा था एस जयशंकर साहब. ठीक है? सो दैट हैज बीन टेकिंग प्लेस सिंस द बिगिनिंग ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर. सो ह्यूमन राइट्स जो वायोलेशंस है, इट हैज बीन कंटिन्यूइंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर, राइट फ्रॉम द 24th of February of this year. ठीक है? अब यहां पे देखिए
बताया गया है कि ये जो टर्म्स है ना इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, ना ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो दिस टर्म्स मस्ट बी यूज्ड इन योर आंसर्स, ठीक है, व्हिच विल हेल्प यू फेच सम मोर मार्क्स। उसके बाद बताया गया है उन्होंने अबाउट द वाइडर रिप्रेजेंटेशन इन यूएस इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखिए ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है तो ये डिमांड तो इंडिया बहुत पहले से ही कर रहा है कि यूएनएससी हैज गॉट ओनली 5 परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, हु आर नॉट वर्किंग इन एनी काइंड ऑफ रिस्पांसिबल मैनर इन मेंटेनिंग द ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। तो मैंने बताया था इसका जो बेसिक जो काम है इट इज टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, बट ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है ना दे आर नॉट वर्किंग हैंड इन हैंड टू मेंटेन दिस सिक्योरिटी और पीस अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो रशिया वन ऑफ द परमानेंट मेंबर्स, एज आई टोल्ड यू, इट्स अ P5 country, it has itself violated the international peace and security, and that is how India has been demanding for quite some time now for the structural overhaul के बारे में, ठीक है। So India has been demanding for the structural overhaul or its restructuring so that it can become more democratic in nature, ठीक है, तो ताकि यहाँ पे बाकी जो भी सारे डेवलपिंग कंट्रीज है ताकि उनको भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई इंडिया हैज बीन पुशिंग फॉर restructuring of the UNSC or restructuring of the permanent members or addition of the permanent members, ठीक है। और इसी के लिए हमने G4 ग्रुपिंग भी बना रखी है, ठीक है। G4 आपने सुना होगा, तो G4, G7, G20, अब ये जो G4 है ना, तो G4 nations are comprising of Brazil, Germany, India and Japan. They are the 4 countries which support each other for permanent membership in the UNSC, ठीक है। तो UNSC में जो 5 members है, now these countries are also willing and they support each other to be a part of this permanent membership of the UNSC। और यहाँ पे इस साल जो 77 है, तो 2 साल पहले दैट इज एट द 75th यूएन जनरल असेंबली जो कि 2020 में हुआ था, तो इसमें भी मोदी जी ने कहा था कि वी कैन नॉट फाइट टुडेस चैलेंजेस विद आउटडेटेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जो यूएन है इट फेसेस अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, तो ये जो बॉडी है इसे आउटडेटेड बॉडी कह दिया था विदाउट, अगर इसे हम रिस्ट्रक्चर नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो ये मोदी जी ने इस यूएन जो ये यूएनएससी है या जो यूएन है इसे आउटडेटेड कह दिया था बिकॉज ऑफ इट्स करंट स्ट्रक्चर। सो ही बेसिकली, और आप कह सकते हो कि इंडिया बेसिकली पुशेस फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन सो दैट इट फंक्शंस इन अ मोर सो दैट इट कैन फंक्शन इन अ मोर एफिशिएंट मैनर। तो चलिए और देखते हैं कि और किस किस बारे में बात किया है एस जयशंकर जी ने। तो ही हैज ऑल्सो हाईलाइटेड द फॉल्ट लाइन इन द यूएन, ठीक है। तो ही इज बेसिकली टोल्ड और हाईलाइटेड द फॉल्ट लाइन इन द यूनाइटेड नेशन। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स के बारे में, जहां पे बताया अनेबल टू प्रिवेंट वॉर के बारे में। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे फोकस किया है अबाउट द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द वेरियस मेंबर नेशंस ऑफ द यूएन, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि कुछ एरियाज में फॉल्ट दिख रहे हैं जैसे कि प्रिवेंटिंग वॉर्स में, तो सम कंट्रीज आर इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग दी वॉर्स व्हाइल सम आर नॉट, सम आर सपोर्टिंग रशिया व्हाइल सम अदर्स आर सपोर्टिंग यूक्रेन। सो दिस इज हाउ द डिफरेंसेस अमंग द मेंबर नेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर एक्चुअली एक्टिंग लाइक अ फेलियर और द फॉल्ट लाइन इन दिस केस, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रिवेंटिंग चाइना's एग्रेशन इन द साउथ चाइना सी। सो चाइना हैज ऑलवेज बीन, you must be knowing about, because China being our neighbor, so it is quite aggressive in nature, ठीक है। So China has also been quite aggressive in the Indo-Pacific region, especially in the case of the South China Sea के बारे में। So there has been mixed opinions from the member countries of the UN, but nothing specific has been done to prevent this kind of aggression by China. तो China claims a major portion of the South China Sea, almost 90% of it, ठीक है। It has also forcefully occupied and claimed several islands from Philippines, Vietnam, Japan, etc. तो ये सारे कंट्रीज के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि how China claims the territories possessed by these countries, ठीक है। Yet the world continues, यहाँ पे जो भी सारा वर्ल्ड है ना, it is continuing to keep, आप कह सकते हो, they are continuing their silence about this matter, ठीक है। So this is basically a fault line of the member or the UN. So in short, UN जो है or the UNSC is not playing a role it is supposed to play, ठीक है। और इसका जो इंपैक्ट है, इंपैक्ट इज द टर्निंग आउट ऑफ अ वीक यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो देखिए द वर्ल्ड टू बिकम प्रॉक्सी ग्राउंड फॉर द चाइना यूएस स्ट्रगल। नाउ यू नो कि चाइना जो है इट इज रिप्रेजेंट्स द ईस्टर्न जो भी एक्सिस है और यूएस इट रिप्रेजेंट्स द वेस्टर्न एक्सिस, है कि नहीं। सो बोथ चाइना एंड यूएस रिप्रेजेंटिंग द ईस्ट एंड द वेस्ट रेस्पेक्टिवली आर कंटिन्यूअसली एंगेज इन सप्रेसिंग ईच अदर इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश देयर इन्फ्लुएंसेस ग्लोबली और थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट दिस इन टर्न हैज लेड टू द वायलेंसेस और आप कह सकते हो कि बहुत सारे instances of human right violation and also crisis all around the world, for example in the case of Pakistan and Sri Lanka, है कि नहीं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है यहाँ पे, it is basically the reflecting or indicating the weakness of the UN or the United Nations।
उसके बाद द इंटरनेशनल आइसोलेशन ऑफ रशिया एंड ईरान बाय द यूएस एंड इट्स एलाइज। तो रशिया एंड ईरान पे लगाए गए हैं कात्सा, ठीक है। कात्सा जो है इट इज बेसिकली एन एक्ट जिसके दौरान जिसके अंदर क्या किया जाता है, मेंबर्स के ऊपर या कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है। इट इज अ क्वाइट ऑब्वियस फैक्ट है दैट सच सैंक्शन जो होते हैं ना, दे शुडंट बी एट प्लेस ऑन अ कंट्री लाइक ईरान बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न इंटरेस्ट ऑफ यूएसए। बट इसके भी प्रिवेंशन में फेल हो चुकी है यहाँ पे जो यूएन है, इसके लिए भी कुछ यहाँ पे कर ऐसा खास नहीं कर, मतलब आप कह सकते हो कि इट हैज नॉट बीन able to do anything quite substantial about this particular sanctions as well, which has been applied on or which has been levied by USA, ठीक है। एंड चाइना इज कंटिन्यूइंग टू बुली ताइवान इन एवरी इंस्टेंसेस दैट इज पॉसिबल, ठीक है। तो ये सब जो है इट इज रिफ्लेक्टिंग द वीकनेस ऑफ द यूएन और द यूएनएससी, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, तो करेंटली फाइनली यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि रशिया यूक्रेन की वजह से और यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस था कोविड की वजह से, जो लॉकडाउन वगैरह हुआ था बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, द नीड फॉर द यूएन रिफॉर्म इज लाइकली टू बी फेल्ट मोर पैल्पेबली देन एवर बिफोर। पहले जितना यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्मेशन का जरूरी था, ये अभी करेंटली ये और भी ज्यादा आप कह सकते हो कि इट हैज बिकम अ मैंडेटरी थिंग फॉर द यूएन नाउ। एट अ चैलेंजिंग टाइम फॉर द वर्ल्ड ऑर्डर, इंडिया कंटिन्यूज टू अफर्म ऑर्डर इट्स कमिटमेंट to diplomacy and the need for international cooperation. सो इसी टॉपिक के बेसिस पर यहाँ पे दिया गया है प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई वांट यू गाइस टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प जरूरत पड़ सकता है, तो हिंट के लिए आप यहाँ पे पिक्चर आप फॉलो कर सकते हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द अम्बेडकर सर्किट, ठीक है। सो आई एम बेसिकली कवरिंग दिस टॉपिक ऑन अकाउंट ऑफ टूरिज्म डे। तो आज के दिन दैट इज सितंबर 27 आज, यस। सो सितंबर 27 में मनाया जाता है द वर्ल्ड टूरिज्म डे। दिस इज द रीजन व्हाई आई एम कवरिंग दिस अम्बेडकर सर्किट। सो द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन टू कवर the Ambedkar circuit. ये जो टॉपिक है this can be important from our GS paper 1 art and culture point of view and also for our prelims perspective as well. Now this article has been taken from the Indian Express. तो ये अम्बेडकर सर्किट के बारे में, नो दिस इज बेसिकली अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव व्हिच हैज बीन प्रपोज्ड इन द ईयर 2016, ठीक है। ये 16 में प्रपोज किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब इसे क्या कहा जाता है, इसे 5 तीर्थ भी कहा जाता है। बट द कंसेप्चुअलाइजेशन यहाँ पे जो भी आप कह सकते हो जो डिटेल्स वगैरह है इस प्लान का, नो दिस हैज बीन डन रिसेंटली, ठीक है। देयर आर 5 सिटीज व्हिच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ दिस अम्बेडकर सर्किट, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ सर्किट है। तो सर्किट में आप कह सकते हो एक एंट्री पॉइंट रहता है, एक यहाँ पे एग्जिट पॉइंट रहता है। तो ये जो सर्किट है इट्स बेसिकली टूरिज्म सर्किट, ठीक है। तो इसमें पाया जाता है 5 सिटीज। तो ये 5 सिटीज है। द फर्स्ट वन है जन्मभूमि। तो अम्बेडकर्स बर्थ प्लेस इन मध्य प्रदेश इज मऊ। देखिए अब ये जो मऊ है ना, मऊ यू मस्ट ऑल्सो नो फ्रॉम जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज देयर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना व्हिच इज नोन एज चंबल। तो चंबल जो रिवर है ना, इट ओरिजिनेट्स एट मऊ ओनली, ठीक है। अब ये द फर्स्ट जो पॉइंट है इट इज द जन्मभूमि, दैट इज इन मऊ इन मध्य प्रदेश। उसके बाद आता है शिक्षा भूमि, जहां पे उन्होंने अपना एजुकेशन प्राप्त किया था, दैट इज इन लंदन वेयर व्हाइल स्टडीइंग इन द यूके। उसके बाद दीक्षा भूमि, द प्लेस इन नागपुर वेयर ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, दीक्षा भूमि। एंड देन महापरिनिर्वाण भूमि, द प्लेस ऑफ हिज डिमाइज इन दिल्ली, देखिए। एंड फाइनली द चैत्य भूमि, द प्लेस ऑफ हिज क्रिमेशन व्हिच इज इन मुंबई। सो यू कैन सी इन दिस मैप ऑफ इंडिया, जहाँ पे जो भी सारा प्लेसेस है लाइक जन्मभूमि इन मऊ, देन महापरिनिर्वाण भूमि इन दिल्ली, द प्लेस ऑफ हिज डिमाइज, द चैत्य भूमि व्हिच इज द प्लेस ऑफ हिज क्रिमेशन इन मुंबई, एंड फाइनली द दीक्षा भूमि व्हिच इज इन नागपुर वेयर ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। सो दिस आर the places which forms a part of this Ambedkar circuit. So about this Ambedkar circuit, let's look at the significances of the Ambedkar circuit. अब ये जो Ambedkar circuit है, as I told you, it has been started or initiated to focus on tourism, especially about the Indian tourism, about the local tourism, ठीक है। So the idea is to attract tourists beyond the Dalit community. अब देखिए जो दलित कम्युनिटी है, इनका जो आप कह सकते हो अम्बेडकर साहब जो है, बी आर अम्बेडकर, नो ही हैज डन अ लॉट फॉर दिस दलित कम्युनिटी, फॉर द अपलिफ्टमेंट, फॉर द सोशल जस्टिस ऑफ दिस कम्युनिटी। तो इसीलिए दिस दलित कम्युनिटी को डेफिनेटली दे आर ऑलरेडी well known, or you can say they are already well versed about these places. So the idea is to attract tourism beyond the Dalit community, ठीक है। यहाँ पे obviously they would be a part of it, and also people belonging to other communities as well who mostly visit these places as a pilgrimage. The journey will include meals रहेगा, ground transportation and entry to the site. So development about the area. अब देखिए अगर मान लीजिए कि अगर आप कुछ भी इस तरीके से आप सर्किट वगैरह प्लान करते हो for the tourism, then definitely it will also lead to the development of these places. For example मऊ के बारे में, for example बाकी यहाँ पे जितना भी हमने यहाँ पे places के बारे में देखा था, so
these are the places which will be developed like to the course of this circuit, to the course of this Ambedkar circuit. So the creation of special circuit allows the government to focus better on the comprehensive development of all sites related to the theme, including यहाँ पे जो infrastructure development होगा, then communication के लिए road, rail connectivity, and also for the visitor facilities. So these are the development that would be carried out as part of this Ambedkar circuit. So this will be obviously beneficial for the places लाइक जो भी यहाँ पे पार्ट है ऑफ दिस अम्बेडकर सर्किट. तो यहाँ पे देखिए कुछ इश्यूज के बारे में बताया गया है विच इज रिलेटेड टू दी अम्बेडकर सर्किट. तो देखते चलिए क्या क्या इश्यूज है. तो पहला जो यहाँ पे इशू है ये कहा गया है कि जितने भी यहाँ पे दलित स्कॉलर्स है और अम्बेडकराइट्स है, दैट इज द फॉलोअर्स ऑफ अम्बेडकर, तो दे हैव आर्ग्यूड दैट दिस 5 स्पॉट्स जो गवर्नमेंट ने बताया है विच आर अ पार्ट ऑफ दिस अम्बेडकर सर्किट, नाउ दे आर नॉट सफिशिएंट टू डू जस्टिस टू अम्बेडकर रियल लीगेसी. ठीक है, आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो 5 जो जगह सिलेक्ट किए गए हैं ना, तो दे आर सेइंग कि इसके बाहर भी बहुत सारे ऐसे जगह है विच आर क्लोजली रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ अम्बेडकर. ठीक है, सो लैक ऑफ अदर इंपॉर्टेंट साइट्स. तो यहाँ पे जो क्रिटिक्स है तो उन्होंने क्लेम किया दैट देयर आर अ होस्ट ऑफ अदर साइट्स व्हिच डिड नॉट गेट रिकॉग्निशन इन दिस पर्टिकुलर अम्बेडकर सर्किट. तो इसी के बारे में चलिए हम बात करते हैं कि क्या क्या सिटीज यहाँ पे मिस्ड आउट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्रिटिक्स. So in the Raigad district of Maharashtra, where Ambedkar led the Mahat Satyagraha. अब देखिए Mahat Satyagraha is a very important event of the modern Indian history. देखिए जहाँ पे which was actually led by ये जो सत्याग्रह है, it was led by B.R. Ambedkar. Now this was led on the 20th of March of 1927 to allow untouchables to use water in a public tank in a place called Mahad, which is in Maharashtra. ठीक है. Now this day is currently observed as the Social Empowerment Day in India. That is the day of 20th March. ठीक है, तो ये एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है. सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ हिज लाइफ. देन पुणे के केस में पुणे इज आल्सो मिसिंग इन दिस लिस्ट वेयर ही हेल्ड द फर्स्ट नेगोशिएशंस विद महात्मा गांधी इन द यरवदा जेल. तो नेगोशिएशंस विद गांधी जी इन द यरवदा जेल इन पुणे, नाउ इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पूना पैक्ट ऑफ द ईयर 1932 which was signed by Dr. Ambedkar on behalf of the depressed classes and by Madan Mohan Malviya who represented Gandhi ji and also on the behalf of upper caste Hindus. ठीक है, तो ये पुणे भी इस लिस्ट में मिसिंग है. एंड द श्रीलंका वेयर ही अटेंडेड अ बुद्धिस्ट कनक्लेव दैट इज सेड टू हैव इन्फ्लुएंस्ड हिम टू कन्वर्ट टू बुद्धिज्म. तो श्रीलंका भी इस लिस्ट में नहीं है. एंड फाइनली कोल्हापुर वेयर इन मार्च 1920 अनदर लेजेंडरी सोशल रिफॉर्मर दैट इज छत्रपति शाहूजी महाराज, नाउ ही डिक्लेयर्ड अंबेडकर एज द ट्रू लीडर ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लासेस इन इंडिया. नाउ दिस आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंट प्लेसेस व्हिच आर रिलेटेड टू अंबेडकर्स लाइफ. नाउ द क्रिटिक्स आर सेइंग दैट दिस प्लेसेस आर मिसिंग इन दिस अंबेडकर सर्किट. So as I was saying a while ago, this Ambedkar circuit is basically a part of a scheme of a union government scheme which is aimed at promoting the local tourism of India. ठीक है, तो ये जो स्वदेश जो स्कीम है, स्कीम का नाम है स्वदेश दर्शन स्कीम. तो दिस स्वदेश दर्शन स्कीम द सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब यहाँ पे जो फंडिंग होगा इट विल बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, व्हिच इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अंडर द यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है, नाउ दिस हैज बीन डन फॉर द इंटीग्रेटेड, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इट हैज बीन डन फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट. ठीक है, द स्कीम एम्स टू प्रमोट, डेवलप एंड हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म ऑफ लोकल टूरिज्म इन इंडिया. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अदर सर्किट भी मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए द गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड 15 टूरिस्ट सर्किट अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम. तो ये लाया गया था इन द ईयर 14 to 15 व्हेन मोदी जी केम टू पावर. तो ही वाज बेसिकली ट्राइंग टू प्रमोट द लोकल टूरिज्म और द टूरिज्म इन इंडिया ओनली. तो बिसाइड्स द रामायण एंड द बुद्धिस्ट सर्किट, अदर्स इंक्लूड कोस्टल सर्किट जहां पे बीचेस वगैरह रहेगा, देन डेजर्ट जहां पे आपको डेजर्ट मिलेगा, फॉर एग्जांपल द थार डेजर्ट इको सर्किट, देन द हेरिटेज, द नॉर्थ ईस्ट सर्किट, देन हिमालयन, सूफी, कृष्णा, रूरल, ट्राइबल एंड तीर्थंकर सर्किट. नाउ these are some of the examples of the circuit which forms a part of this Swadesh Darshan scheme. So in terms of train allocation, the Ramayana, Buddhist and the North East circuit are already active. तो ये train collaboration में जहाँ पे train is also a part, जहाँ पे railway is also a part, तो इसमें क्या है, Ramayana, Buddhist and North East are already active है currently. Now Ambedkar will be the fourth one which is going to be active. ठीक है, तो चलिए थोड़ा बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. ठीक है, नाउ ही वाज बोर्न इन 1891 इन मो इन द सेंट्रल प्रोविंसेस. अब देखिए मो जो है, मैंने बताया आपको कि इट इज अ प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ रिवर चंबल व्हिच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना. अब ये मो में इनका जन्म हुआ था, जिससे जन्मभूमि के तौर पे इट इज अ पार्ट ऑफ द सर्किट. नाउ व्हिच इज इन सेंट्रल प्रोविंस. द सेंट्रल प्रोविंस जो है ये ब्रिटिशर्स का
nomenclature था for the current Madhya Pradesh. So he is now known as the father of the Indian Constitution, because you must be aware that he was the chairman of the drafting committee of the assembly that was framing the constitution. As such, he is known as the father of the Indian Constitution, and he was India's first law minister as well. Okay, so Dr. Ambedkar was a social reformer, jurist, economist, author, polyglot who knows a number of languages, orator, a scholar and thinker of comparative religions. He participated in all the 3 roundtable conferences. अभी जो roundtable conferences है, it was held in Delhi. ठीक है, तो जो फर्स्ट आरटीसी है, दैट इज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 1930 में हुआ था, सेकंड टुक प्लेस इन 1931 एंड द थर्ड टुक प्लेस इन द ईयर 1932. सो इन 1932 itself Dr. Ambedkar signed the Pune Pact with Mahatma Gandhi, which abandoned the idea of separate electorates for the depressed classes. That is, अब देखिए जो idea of separate electorate था for the depressed classes, now this was brought about by the Communal Award of 1932. तो इसी के लिए, because like Mahatma Gandhi was too disappointed regarding the separate electorate, so finally this Pune Pact was signed in the, as I told you, in the Yarwada jail. ठीक है, तो ये महात्मा गांधी के साथ साइन हुआ था in the year 1932. However, the seats reserved for the depressed classes were increased. यहाँ पे देखिए जो separate electorate था ये तो abandon कर दिया गया था, but the seats for the depressed classes were increased from 71 to 147 in provincial legislature and to 18% of the total in the central legislature. Now this communal award हो गया, और ये जो Pune Pact है, it is important from the Indian history point of view. So in 1947, Dr. Ambedkar accepted PM Nehru's invitation to become Minister of Law in the first cabinet of independent India. So in the first cabinet of the independent India, he was the Minister of Law. ठीक है, now let's look at some of his contributions which can be important from Japanese perspective. So he has written a number of journals. ठीक है, so B.R. Ambedkar launched various journals like the Mukt Nayak, then Bahishkrit Bharat, Samatha and Janata. These years are not important, but the names are important. कभी आपको directly पूछेगा कि ये journal किसका है. ठीक है, then he has also written some books like the Annihilation of Caste, Buddha or the Karl Marx, the Untouchable, who are they and why have they become the untouchables, then Buddha and his Dhamma, the rise in the fall of Hindu women. ये books का नाम याद कर लीजिएगा. And also he has founded number of organizations like the Bahishkrit Hitakarni Sabha, which was focused on the upliftment of the depressed classes, then Independent Labour Party and also Scheduled Caste Federation of the year 1942. तो इसी टॉपिक के बेसिस पर I have also given you a prelims practice question. Please answer in the comment section. The next article is about the Sea Lake or the Sea Lake of Arunachal Pradesh. अब यहाँ पे CM साहब ने, that is CM Khandu, has dedicated the Sea Lake to people of Zero Valley. The news says that Sea Lake was inaugurated and opened by the CM, that is Pema Khandu, in the Lower Subansiri district. Now this can be important from police perspective. GS के लिए इतना important, mains के लिए इतना important है नहीं. It has been taken from the Arunachal Times. And also अगर कोई ऐसे पूछा जाता है about the biodiversity and the ecotourism of Arunachal Pradesh, then आप ये सब facts आप बता सकते हो. So let's look at this. The current context, as you can see on the right, this is the beautiful sea lake. Now this is known as the lake Presit by the young generation. This is known as the sea lake by the locals, and also now that it is open, now that it has been inaugurated for the public use, so it has been named as the Amrit Sarovar Sea Budi Water Conservation Project. This name is important. You will be asked कि कौन सा लेक के बारे में या कौन सा लेक का नाम है. ठीक है, अब ये अमृत सरोवर के बारे में मैं आपको बहुत बार पहले एनालिसिस में आपको बता चुका है कि it is aimed at developing and rejuvenating 75 water bodies in each district of the country as a part of celebration of what? The 75 years of independence of India. That is a part of the Azadi का अमृत महोत्सव. अब ये जो अमृत सरोवर जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं जीरो में या बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट में, these are aimed to enhance the water security of the district. ठीक है, now this has been done in Lower Subansiri district में. The lake is expected to play an important role in increasing availability of water, obviously for water security, both surface and underground. It will also create sustainable long-term productive assets for living and for the living beings and the environment as well. Obvious बात है, these water bodies are very significant for the environment. Now Khandu has urged the district administration to take up tourism professionally because the Zero Valley जो है, it is turning out to be, मैंने आपको previous analysis में बताया था कि how it is turning out to be a popular hotspot among the Indian tourists. So the administration has been urged or asked to take the tourism professionally and also train the local educated unemployed youth as the tourist guide so that they can earn their livelihood basically. अब देखिए, for enhancement of the tourism sector of Zero, it is quite important to focus on capacity building of the local youth so that they can contribute to the growth of Zero as a popular tourist destination.
यहाँ पे जो यूथ है, यूथ को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है. सो ही एश्योर्ड टू सैंक्शन 3 more Amrit Sarovar, that is some more tanks would be built, some more water bodies will be inaugurated in the coming times at zero. चलिए बात करते हैं about the significances of the sea lake. Now this lake is aimed at augmenting the irrigation system of the wet rice paddy field, whereby the overflowing water from the reservoir can be utilized for irrigation in the downstream catchment areas. तो यहाँ पे जो water होगा, now this water will be used for irrigation. ठीक है, तो जो rice paddy field है, तो rice because it is a water sensitive crop, तो जितना भी water यहाँ पे जरूरत होगा in the case of the zero valley, now this lake will be acting like a source of water for these areas. ठीक है, the check dam, तो यहाँ पे जो डैम है, it will also regulate discharge of water, reducing and preventing flood. ठीक है, so it will basically help in preventing the you can say the spilling of water. ठीक है, so the lake is also a natural habitat for aquatic life including fishes, crabs, frogs, dragonflies, nymphs, insect, aquatic with. तो ये सारा जो यहाँ पे species है, now this lake would be acting like a natural habitat, and also for plants which are carpeted by soil, sand, gravel, boulder and organic matters. So the most important attraction of the sea lake जो tourism के लिए beneficial होगा is the recreational park है इसमें, as I showed you in the picture, with aquatic games and water sport facilities including power and paddle boats भी रहेगा, जहाँ पे लोग जाके बोटिंग कर पाएंगे, फिशिंग कर पाएंगे, साइट सीइंग etc. इस टॉपिक के बेसिस पर there is a very simple prelims practice question. Please answer in the comment section. The next article is again based on Arunachal Pradesh, जहाँ पे कहा गया है कि गांधम takes review meet on the PMGSY. तो हम थोड़ा बात करेंगे about the PMGSY के बारे में. So the RWD, that is the Rural Works Department Minister Honchum Gandham, took a state level review meeting on the PMGSY, that is Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, on Monday. And this PMGSY can be important for prelims as well as GS paper to Indian polity point of view. Now this has been taken from the Echo of Arunachal. So the current context is बहुत सिंपल सा न्यूज़ है कि जो रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है होंचुम गांधम, now while taking a state level review meeting on the the PMGSY on Monday exhorted, that is इसका मतलब है to urge strongly all the engineers को यहाँ पे उन्होंने urge किया है to be sincere in their duties to realize the developmental activities taken up under the PM Narendra Modi and Chief Minister Pema Khandu in the state. तो basically यहाँ पे he has urged them to be quite vigilant on carrying out these activities under this PMGSY. ठीक है, अब देखते हैं कि ये PMGSY क्या है. Now the PMGSY stands for प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. Now it is a nationwide plan in India to provide good all-weather roads connectivity to unconnected villages. ठीक है, तो ये जो स्कीम है ना, तो this the centrally sponsored scheme है which was inaugurated in 2000 by the then Prime Minister of India, that is Atal Bihari Vajpayee. अब इनके टाइम में जब इसे लॉन्च किया गया था, it used to be a central sector scheme जहाँ पे 100% जो फंडिंग था ना, it was done by the center only. But now from 2015 to 16 when this वापस से जब इसे लाया गया है, the funding is shared between the center and the state in the ratio 60:40. So you can see funding is shared between the center and the state in the ratio 60:40 and 90:10 जहाँ पे in the case of the northeastern states and the Himalayan states के केस में. ठीक है, usually in the other states it is 60:40 जहाँ पे 60 would be contributed by the center and 40 have to be borne by the state. So the PMGSY is under the authority of the Ministry of Rural Development. So the most important fact or the aim about this PMGSY is that to provide good all-weather road connectivity to unconnected villages. That is basically यहाँ पे जो road connectivity है उसे enhance करने के लिए जो rural road connectivity है, now it is a very key component of rural development as it promotes access to economic and social services, right? So further it also helps in generating increased agricultural incomes and productive employment opportunities in India. तो अगर रास्ता रहेगा देन यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो भी एनहेंस होगा, साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी ज्यादा यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, which will prevent the migration from the rural areas to the urban areas. Now these were the list of questions that I had given in the previous video. Now let's look at the answers. The answers for these questions are, the first question is about Operation Megh Chakra and Operation Carbon. अब देखिए ये जो Operation Megh Chakra है मैंने कल के एनालिसिस में कवर किया था. It is against the child sexual abuse. In which of the following district was the air gun surrender campaign launched? तो इसे लॉन्च किया गया था in ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, तो ये मार्च 17, 2021 में एट लुमडुंग विलेज में लॉन्च किया गया था इन ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, अब स्टेट बर्ड ऑफ लद्दाख मैंने कल भी कवर किया था. इट इज द ब्लैक नेक्ड क्रेन. एंड which of the following tribes celebrates the Ki May Ha festival? It is the Idumishmi tribe of the lower Dibang Valley. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining in. We'll meet the next one. Bye bye and take care.